आदाब। इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ट खास प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं सूर्यकांत शर्मा। 12 मई को प्राइम मिनिस्टर ने नेशन के नाम अपने एड्रेस में कोविड-19 के खिलाफ आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपयों के स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज का ऐलान किया, जो मुल्क के 10% जीडीपी के बराबर है। प्राइम मिनिस्टर के इसी ऐलान को फाइनेंस मिनिस्टर ने अलग 5 ट्रेंचेस में 14 मई से 17 मई तक डिटेल में एक्सप्लेन किया। खुशी की बात यह है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान की लॉन्चिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 3 खास मेहमान। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के एडिशनल सेक्रेटरी मनोज जोशी साहब, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में जॉइंट सेक्रेटरी पीके स्वयं साहब, नमस्कार। और हमारे तीसरे मेहमान हैं मैरिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सीएमडी श्री पीएल कौल साहब, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट भी हैं माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एसोसिएशन के। तो हम अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। मैडम हरसिमरत कौर बादल जी ने फूड प्रोसेसिंग, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग पर एक स्कीम दी है आत्मनिर्भर भारत के तहत, और हम जानना चाहेंगे जोशी साहब से कि ये स्कीम क्या है। धन्यवाद। आज आत्मनिर्भर भारत पैकेज के भाग में फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर मिसेस बादल ने एक नई स्कीम, प्रधानमंत्री एफएमई स्कीम का इनॉग्रेशन किया है, उसका लॉन्च किया है। इस स्कीम के 4-5 भाग हैं। एक तो स्कीम की मेन अप्रोच ये है कि 5 साल में 10,000 करोड़ रुपए यूज़ करके 2 लाख अनऑर्गेनाइज्ड माइक्रो यूनिट्स को सपोर्ट दिया जाएगा। इसमें मेन थीम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट अप्रोच है। तो जैसे हिंदुस्तान में कई ज़िले हैं जो उनके प्रोडक्ट्स के लिए जाने जाते हैं, जैसे बिहार में लीची है, मखाना है, कहीं हल्दी है, कहीं अमृतसर में पापड़ वड़ियाँ हैं, कहीं आम है। तो ऐसे स्टेट्स एक एक अपने डिस्ट्रिक्ट का एक एक प्रोडक्ट डिक्लेयर करेंगे। स्कीम का फोकस उस प्रोडक्ट पे रहेगा, ज़्यादातर सपोर्ट स्कीम का उस प्रोडक्ट के लिए रहेगा। इसके साथ इंडिविजुअल जो माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज़ हैं, यूनिट्स हैं, उनको 35% सब्सिडी और बैंक लोन, जिस सब्सिडी की लिमिट 10 लाख रुपए पर यूनिट होगी, उसके साथ हैंड होल्डिंग सपोर्ट, ट्रेनिंग सपोर्ट और उनके मशीनरी अपग्रेडेशन के लिए सपोर्ट दिया जाएगा। ऐसे ही सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, कोऑपरेटिव्स वगैरह को कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए 35% सब्सिडी दी जाएगी, ताकि वो कॉमन प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़, स्टोरेज, वेयर हाउस वगैरह डाल सकें। ऐसे ही कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर और वैल्यू एडिशन के लिए कॉमन प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़, लैब्स, कॉमन पैकेजिंग फैसिलिटी, कोल्ड स्टोरेज वगैरह के लिए भी 35% सब्सिडी और लोन दिया जाएगा। और पूरी वैल्यू चेन में यूनिट्स को सपोर्ट मिले, इसके लिए मार्केटिंग और ब्रांडिंग सपोर्ट 50% सपोर्ट जो ग्रुप्स हैं उनको दिया जाएगा, ताकि रीजनल और स्टेट लेवल पे बड़े बड़े ब्रांड्स डेवलप किए जा सकें, ताकि उसमें जो छोटी इकाइयां हैं, माइक्रो सूक्ष्म इकाइयां हैं, उनके प्रोडक्ट को हम कॉमन पैकेजिंग, कॉमन ब्रांडिंग, स्टैंडर्डाइजेशन के साथ मार्केट में कंज्यूमर के तक ला सकें, और उन प्रोड्यूसर्स को अपने जो उत्पाद का पहले से ज़्यादा अच्छा मुनाफा और ज़्यादा वैल्यू मिल सके। जी स्वयं साहब, इसमें आपको जोड़ना चाहें, क्योंकि आप एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से हैं, आपका एक लंबा अनुभव है किसानों और माइक्रो फूड प्रोसेसिंग अंदाज में, उनकी आय को दुगनी करने के अंदाज में, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहें? ये जो स्कीम आया है आत्मनिर्भर भारत के पार्ट एंड पार्सल होके, एक बहुत अहम, बहुत बढ़िया टाइम पे आया है, जो कोविड के टाइम पे आया है, जब ये हम रूरल इकोनॉमी की तरफ देख रहे हैं। बिकॉज जो एग्रीकल्चर सेक्टर अभी बहुत एक्टिव है और हमारा इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन भी एग्रीकल्चर सेक्टर से सबसे बढ़िया भी है। तो जब ये रूरल एरियाज़ में अगर एग्रीकल्चर इकोनॉमीज़ को अगर आगे बढ़ाए और भी आगे बढ़ाए, तो हमारा देश के इकोनॉमी भी आगे जाएगा। तो इसलिए ये जो पैकेज अभी आया है, इसमें 2-3 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। एक तो है कि हमारा जो प्रोडक्शन बेस है बहुत वाइड एंड डाइवर्सिफाइड एंड एक्सीलेंट प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बेस है, बिकॉज हमारा एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स भी अच्छे हैं, सॉइल क्वालिटीज़ भी डिफरेंट टाइप्स के हैं,
और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस भी हम ICAR के कारण हमने बहुत बढ़िया बढ़िया प्रैक्टिसेस भी अडॉप्ट किए हैं। तो जब हम एक फूड डेफिसिट जब इंडिपेंडेंस के टाइम पे थे, अब फूड सेल्फ सफिशिएंस हो के उसमें एक्सेस फूड भी हम जनरेट करने लगे। हम आज जैसे आम वगैरह में, बनाना वगैरह में, मिल्क वगैरह में जाने जाते हैं, वर्ल्ड के एक मेजर प्रोड्यूसर के हिसाब से जाने जाते हैं। वन ऑफ द टॉप कंट्रीज। रादर मैंगो देखेंगे तो 40% टॉप मोस्ट। सो अगर इस सिचुएशन में अगर हम एक प्रोसेसिंग इसके साथ ले आए तो रूरल इकोनॉमी को एक बहुत बढ़िया आगे बढ़ाने में मदद मिलेगा। क्योंकि प्रोसेसिंग में क्या है कि जो वैल्यू एडिशंस होता है इसमें लॉसेस कम होता है, सो सरप्लस और भी ज़्यादा बढ़ेंगे, हेल्दी भी रहेंगे, वेदर इट इज़ टेबल वेराइटी और इट इज़ प्रोसेस्ड वेराइटी, तो सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएंगे उसमें। तो इसके कारण क्या होगा कि जो मार्केटिंग ब्रांडिंग वगैरह के भी सारे ये किए हैं, जो कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर का बात किए हैं, क्रेडिट का बात किए हैं, इसमें एक प्रोसेसिंग बहुत अच्छी तरीक़ा से रूरल एरियाज में आएंगे। तो इसमें लेडीज़ भी पार्टिसिपेट कर सकें घर में बैठ के, जेंट्स भी पार्टिसिपेट करें। जब माइग्रेंट्स लेबर भी अभी आए हैं वापस, तो वो भी मतलब जो रूरल एरियाज़ में वो घर में भी बैठ के जो MG नरेगा से भी जो 100 डेज़ का मिल रहा है, मान लीजिए एक पर्सन को मिल रहा है फैमिली में, ना उस फैमिली में ज़्यादातर लोग ये माइक्रो एंटरप्राइज के हिसाब से जोड़ सकते हैं ताकि इसमें इनकम बढ़ सके, एम्प्लॉयमेंट बढ़ सके, और प्रोसेसिंग बढ़ने से ये एक हब एंड स्पोक मॉडल में ये जो बड़े इंडस्ट्री को कनेक्टिविटी मिलेगा, तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारा एक्सपोर्ट को भी एक बढ़ावा मिल जाएगा। इसलिए मैं सोचता हूँ कि इसमें जो हमारा है डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम जो है, तो वो ज़रूर इसमें एक बहुत बड़ा एनर्जी हमें मिल जाएगा और बहुत बड़ा सपोर्ट भी मिल जाएगा। इसलिए ये जो स्कीम आया है सही टाइम पे आया है, आत्मनिर्भर करने में हमें बहुत मदद मिलेंगे और हमारा रूरल इकोनॉमी को एक बहुत ज़बरदस्त बूस्ट मिलेगा। कौल साहब से चलते हैं, क्योंकि ये एक व्यवहारिक पहलू आता है, एक बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच आती है कि आप उसके एसोसिएशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट भी हैं, आप उन सारी दुश्वारियों से दो चार हुए होंगे जो सरकारी सहायता लेने के दौरान आती हैं। जैसे अब पार्टिसिपेशन बहुत मैंडेटरी कर दिया, और मैं समझता हूँ पार्टिसिपेशन का मैंडेटरी होना इस बात की गारंटी भी है कि जो रियल एक स्ट्रक्चर्ड सोच से चीज़ें चलेंगी और उसका एक मेजर्ड आपको सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। तो इस स्कीम के बारे में आप व्यवहारिक रूप से, प्रैक्टिकल रूप से क्या समझते हैं? पिछले 4 महीने में जो कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन रहा हमारी कंट्री में, इसमें कुछ बहुत अच्छी चीज़ें उभर आई है। जैसे मोहल्ला लेवल पे जो माइक्रो इंडस्ट्री डेवलप होने लगी है, छोटे छोटे घरों में बेकरीज डेवलप हो गई जो आसपास के इधर उधर अपने मोहल्ले में डिस्ट्रीब्यूट करने लगे हैं। जो ऑनलाइन बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, उनसे छोटे छोटे जो दुकानदार है, किराना मर्चेंट्स है, उन्होंने भी सीख लिया डोर टू डोर डिलीवरी कैसे करनी चाहिए, क्या क्या एहतियात रखनी चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, सैनिटाइज कैसे करना चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से लर्न किया, तो एक बीज स्टार्ट हो गया। ये बीज नाउ ब्लॉसम हो जाएगा इनटू प्लांट इनटू ए बिग ट्री, और मैं सोच रहा था ये एक बहुत बड़ी क्रांति आ जाएगी हमारी कंट्री में और इसका बहुत अच्छा परिणाम निकलने वाला है। अब आई किसान की बात। किसान को हमने इस टाइम रिकॉग्निशन किया कि माइक्रो लेवल पे उनको सहायता की ज़रूरत है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। किसान जो है उनकी लैंड होल्डिंग बहुत कम है, छोटे छोटे है, तो वो डेस्परेट हो जाते हैं जब उनका उपज निकलता है तो वो कहाँ जाएं। तो अगर वहाँ छोटे छोटे प्राइमरी कलेक्शन सेंटर्स हैं, जैसे एक प्राइमरी कलेक्शन सेंटर को केटर करेगा से 50 किसान, वो छोटा छोटा उत्पादन जो उनका है वो प्राइमरी कलेक्शन सेंटर में ले आएंगे, उसमें थोड़ी सी छटाई करके देन इट गोज़ टू प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर, जहाँ इनको पैकेजिंग करेंगे, कोल्ड स्टोरेज में डालेंगे और इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद आ जाएगा स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल जो इसको प्रोसेस करेंगे। तो एक नया सिस्टम अप्रोच डेवलप हो गया इससे, जिससे किसान का भी खुशहाली होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एट रूरल यूथ बहुत ज़बरदस्त होगा, और माइक्रो इंडस्ट्री जो डेवलप होने लगी है इवन इन
अर्बन एरियाज़, उसका भी काफ़ी कुछ मुझे नज़र आ रहा है, काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हो रही है। जी जोशी साहब, ये जो सेक्टर है जिसको माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री सेक्टर कहते हैं, ये अनऑर्गेनाइज्ड है लगभग 98% के करीब। इसमें इस योजना से क्या फ़ायदा और हो सकता है उस अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए? ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो एक स्ट्रक्चर्ड सोच है कि भाई ये कमज़ोर है, ये कमज़ोर नहीं है, ये बेहतर है, इसको और बेहतर कर। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर बिल्कुल ऐसे जैसे अनप्लाउड लैंड है। तो अनऑर्गेनाइज्ड जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, ये एक अपॉर्चुनिटी भी है और एक रिस्क भी है। एक जो अलग चीज़ हमारी स्कीम में है वो ये है कि हम एग्जिस्टिंग जो यूनिट्स हैं ज़्यादातर उन्हीं को सपोर्ट दे रहे हैं जो पहले से कुछ प्रोड्यूस बना रहा है। जैसे कोई वेस्टर्न यूपी में, बुलंदशहर में, मुजफ्फरनगर में गुड़ बनाते हैं। अब उस गुड़ की यूनिट में वही कढ़ाई में गन्ने का रस उबाल के और गुड़ बनाते हैं और कोई ज़्यादा मॉडर्न मशीनरी यूज़ नहीं करते, और काफ़ी टाइम में लोग उसमें केमिकल्स यूज़ करने लग गए ताकि गुड़ सफ़ेद बने और बाज़ार में बेचने लगे। अब यही गुड़ उद्योग को थोड़ा बेटर फैक्ट्री से अगर बनाएं तो एक तो एनर्जी कंजम्पशन कम हो जाएगा, तो उनकी कॉस्ट प्रोडक्शन कम हो जाएगी। बेटर केमिकल्स यूज़ करें और बेटर पैकेजिंग यूज़ करें तो मार्केट में उसके बेटर प्राइस मिलेगी और कंज्यूमर भी उसको अप्रिशिएट करेगा। तो इस स्कीम में हमारा जो पूरा एफर्ट है वो ये है कि एग्जिस्टिंग जो यूनिट्स हैं, क्योंकि उन लोगों को काम आता है पर उनको राइट मशीनरी अवेलेबल नहीं है और राइट ट्रेनिंग अवेलेबल नहीं है, तो राइट मशीनरी, राइट ट्रेनिंग और लोन और ग्रांट के साथ उनको सहयोग करें, थोड़ी बेटर पैकेजिंग कर दें, तो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। क्योंकि जिसको कुछ नहीं आता है उसको सिखाना बड़ा मुश्किल है। जो पहले से गुड़ बना रहा है उसके गुड़ को इम्प्रूव करना कंपैरेटिवली आसान काम है। तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस स्कीम में। और समस्या तो है ही, क्योंकि जैसा कि कौल साहब ने अभी बताया कि कोविड टाइम में लार्ज इंडस्ट्री के प्रोडक्ट दुकानों पे मिल नहीं रहे थे और लोकल इंडस्ट्री के प्रोडक्ट सब जगह मिल रहे थे। लोकल इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट थे उनके ब्रांड हमने देखे हुए भी नहीं थे कभी, से क्वालिटी के बारे में थोड़ा डाउट हो रहा था। तो पर कोविड टाइम था इसलिए ख़रीद लिया, पर कोविड टाइम नहीं हो तब, और जब लार्ज इंडस्ट्री का प्रोडक्ट भी आ जाए तो ज़रूरी है कि ऐसा ब्रांड उनका डेवलप करें जो लोग पहचानें और माने कि ये इस ब्रांड के साथ क्वालिटी एसोसिएटेड है, ये मिलावटी सामान नहीं है, लोकल भी है और अच्छी क्वालिटी का भी है और दिखने में पैकेजिंग भी अच्छी है। तो ये एक समस्या भी है, एक थ्रेट भी है कि इन जो माइक्रो यूनिट्स हैं इनकी समस्याएं तो बहुत हैं, पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस स्कीम के द्वारा हम उनकी क्वालिटी और पैकेजिंग और वैल्यू सुधार सकते हैं। जी, हमारे स्वयं साहब, हमारे मोदी साहब कहते हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं बिलविड, वो कहते हैं कि लोकल को ग्लोबल बना दीजिए, वोकल बनाइए, लोकल से वोकल और वोकल से ग्लोबल। तो आपको क्या लगता है कि इस स्कीम में वो चीज़ इन्फ्यूज़ है? एब्सोल्युटली। ये जो स्कीम बनाया गया, अगर देखेंगे हर एक जो मेजर 4 कंपोनेंट जैसे जोशी साहब ने बताए हैं, लोकल, इसमें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो जिसके बारे में जोशी साहब ने बताया स्कीम में आया है, ये इसमें क्या होगा, जो मेजर प्रोड्यूस है एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का, जिसको आइडेंटिफाई करके उसके चारों तरफ पे पूरा वैल्यू चेन क्रिएट किया जाएगा, पूरा इकोसिस्टम क्रिएट किया जाएगा। क्या होगा, जो लोकल स्टेज से, जो विलेज लेवल से ये डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट लेवल से नेशनल लेवल से एक्सपोर्ट मार्केट, तो वो डेफिनेटली कनेक्टिविटी बनेगा। और कैसे बनेगा कि जो जैसे कि आप देखिए, कोई विदेश को भी आप देखिए, ये सिस्टम ऑलरेडी आ चुका है आसियान रीजन में। जैसे कि वो थाईलैंड वगैरह में 1 विलेज 1 प्रोडक्ट है, मलेशिया में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, फिलीपाइंस में 1 सिटी 1 प्रोडक्ट है, जापान में भी 1 विलेज 1 प्रोडक्ट है। उन्होंने यही स्टार्ट किए थे 1979 में, जापान ने इसको स्टार्ट किए थे, जिसमें जब लंच हुआ था यही था कि जो प्रोडक्ट है विलेज का उसको कैसे आगे लेके जाएं। आप जानते हैं जापान तो एक्सपोर्ट में महसूस है, बिल्कुल जी। तो वो जो है ये वहाँ से फिर थाईलैंड वगैरह में सब आया, तो उनका जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग को एक बहुत बढ़ावा मिला जी। जैसे कि थाईलैंड में 30% है, आप फिलीपाइंस वगैरह देखेंगे 65-68% है, आप तो यूरोप अगर जाएंगे तो 70% प्लस ये है। तो इंडिया में एट दिस जंक्चर अभी जो प्रोसेसिंग है, हम तो प्रोडक्शन बस बहुत हाई है, सरप्लस भी है, बट हमारा प्रोसेसिंग बहुत कम है।
फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में हार्डली 3% के आसपास ये है, जबकि हमें एस्पिरेशन से आगे जाने का। तो इसलिए खाली बड़े प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इंडिया में रहने से ये नहीं हो पाएगा। एक्चुअली द प्रैक्टिस शुड स्टार्ट फ्रॉम द विलेज एंड राइट टाइम पे, कोविड टाइम पे उन्होंने जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग आत्मनिर्भर भारत के पार्ट लेके आए, अब ये विलेज की इकोनॉमी को सुदृढ़ करेंगे यही प्रोसेसिंग रूट में। जो हमारा अभी एग्रीकल्चर काफ़ी एक्टिव है, ये प्रोसेसिंग अगर हो जाएंगे सारी चीज़ें, माइक्रो घर घर में प्रोसेसिंग अभी चालू होगा, तो अभी उसको एक ब्रांडिंग और मार्केटिंग का लिंकेज भी मिल जाएगा, ट्रेनिंग प्रॉपर मिलेगा, इक्विपमेंट्स सारे मिल जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा, सप्लाई चेन बिल्डअप हो जाएगा, वैल्यू चेन बिल्डअप हो जाएगा। तो गांव से शहर, शहर से बड़े शहर, बड़े शहर से विदेश, उसको जाने में, वैल्यू चेन को एस्टेब्लिश करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और रूरल इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, जिसके लिए हम भारत जो है आत्मनिर्भर भारत बनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहीं से चलते हैं कंपटीशन में, क्योंकि माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के सेक्टर, इंडस्ट्री कहूँ या सेक्टर कहूँ, सेक्टर कहना ज़्यादा बेहतर होगा, इसमें कंपटीशन है, फॉरेन कंपनीज भी आ रही हैं। तो क्या हमारी लोकल जो माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है जोशी साहब, उस पर कोई असर आएगा या उसमें इस स्कीम में उसको बचाने की भी कोई योजना है? फॉरेन कंपटीशन अगर आप फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में देखें तो दो तरह का है जी। एक तो फॉरेन कंपनीज जो वो हैं इंडिया में इन्वेस्ट करके, इंडिया में फैक्ट्री डाल के फॉरेन ब्रांड्स को इंडिया में बेच रही हैं, जैसे बिस्किट्स हैं, नूडल्स हैं, ऐसे कई प्रोडक्ट हैं, चॉकलेट्स हैं। दूसरा है कि ये जो टमाटो पल्प है, फ्रूट्स का पल्प है, इंडिया में काफ़ी मात्रा में बाहर से इंपोर्ट होता है। अब जापान से, ब्राज़ील से ऑरेंज पल्प इंपोर्ट होता है और ज़्यादातर जो यहाँ पे आपको ऑरेंज जूसेस मिलते हैं वो ब्राज़ीलियन पल्प होता है, क्योंकि ब्राज़ीलियन पल्प हमारे पल्प से सस्ता है जी। ऐसे ही हमारा टमाटर सस्ता है, पर फिर भी काफ़ी टमाटो पल्प जो ये कैचअप की यूनिट्स हैं, ये टमाटो पल्प इंपोर्ट करती हैं। तो दो चीज़ें हैं कि एक तो एफर्ट हमारी स्कीम में यह है कि फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस को और फार्मर्स को साथ में लाके हम विलेज लेवल पे या ग्रामीण लेवल पे प्रोसेसिंग फैक्ट्री डालें, ताकि फार्म प्रोड्यूस की प्रॉपर एसेइंग हो, स्टोरेज हो, कोल्ड स्टोरेज हो और उसका वेस्टेज कम हो, अप्रोप्रिएट वैरायटीज़ हों, ताकि फूड प्रोसेसिंग के लिए अप्रोप्रिएट बाहर से इंपोर्ट करने की बजाय यहीं का जो फ्रूट है, यहीं का टमाटर है, उसकी प्रोसेसिंग हो। इससे किसान को बहुत फ़ायदा होगा और इंडस्ट्री को भी लोकल। अब जो लार्ज इंडस्ट्री है, बड़े प्लांट्स हैं, वो तो ब्राज़ील से पल्प इंपोर्ट कर लेंगे, पर जो स्मॉल वाला है, जो माइक्रो वाला है, वो तो लोकल प्रोड्यूस को यूज़ करेगा। तो जितना हम लोकल को प्रमोट करेंगे, उतना लोकल जो हमारा प्रोड्यूस है फ्रूट वेजिटेबल का, उसको प्रमोशन होगा। तो कंपटीशन तो है, पर जितना हम एफिशिएंटली लो प्राइस पे फार्म प्रोड्यूस ढंग से ग्रेड करके प्रोसेसिंग यूनिट में सस्ते में ला सकेंगे, तो उतना फ़ायदा होगा। दूसरा जो आपने कहा, मल्टीनेशनल कंपनीज़ यहाँ इन्वेस्ट करके प्रोड्यूस को बेच रही हैं। अब ये कॉम्पिटिटिव मार्केट है, आसान मार्केट नहीं है। तो जो छोटी यूनिट होती है वो बड़े प्रोडक्ट पे प्राइस में compete कर नहीं पाएगी, तो अपने निश प्रोडक्ट्स होंगे उस पे compete करेगी। जैसे अब आप हमारे यहाँ मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, ज्वार, बाजरा, रागी, अब आप उसके बिस्किट बना के बेचिएगा बजाय मल्टीनेशनल के बिस्किट के, तो अगर आप इंडियन बाज़ार में अच्छी ब्रांडिंग और मार्केटिंग के साथ, अच्छी पैकेजिंग के साथ, जिसमें अगर आप पूरा न्यूट्रिशनल वैल्यू रखें और जवार के और मिलेट के बिस्किट बेचेंगे तो ज़्यादा बिकेंगे। तो आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट और पैकेजिंग और उसके निश मार्केट में अगर जाएंगे तो माइक्रो यूनिट्स लार्ज इंडस्ट्री से बड़े आसानी से compete कर सकती हैं, पर ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए हमारी स्कीम में प्रोविज़न है कि हम छोटी यूनिट्स को सपोर्ट दें, उनको एक साथ लाके उनकी कॉमन ब्रांडिंग कराएं स्टेट गवर्नमेंट के सपोर्ट से, कॉमन पैकेजिंग कराएं, प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन कराएं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कराएं, तो मल्टीनेशनल्स को, बड़ी विदेशी कंपनियों को compete किया जा सकता है। पॉल साहब, नई टेक्नोलॉजी आती है, नया इनोवेशन आता है, नई इन्वेस्टमेंट आती है, जल्दी से आप जोशी साहब के उसमें कुछ जोड़ना चाहें तो। माइक्रो इंडस्ट्री में अगर हम आम प्रोडक्ट प्रोडक्शन में ले आएं
वो लार्ज इंडस्ट्री के कंपैरिजन में नहीं बिकने वाले हैं। माइक्रो इंडस्ट्री पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो होने चाहिए निश प्रोडक्ट्स, जैसे इन्होंने बताया। निश प्रोडक्ट्स का मतलब है वी हैव फैंटास्टिक रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स ऑल ओवर द कंट्री। हर एक हमारी कंट्री के रीजन में अलग अलग स्पेशल प्रोडक्ट्स है। बंगाली प्रोडक्ट्स अलग है, बंगाली स्वीट्स अलग है, गुजरात में अलग है, सरसों का साग पंजाब का, राइट। माइक्रो इंडस्ट्री पे अगर ऐसे प्रोडक्ट्स पे फोकस किया जाए और इसी का ब्रांडिंग किया जाए, प्रॉपर पैकेजिंग करा जाए, जैसा जोशी साहब ने भी इस पे एम्फसाइज उसका वैल्यू एडिशन भी होगा। जी। नीश प्रोडक्ट जो इस इंडस्ट्री में माइक्रो पे वी कैन नॉट, हम compete नहीं कर पाएंगे लार्ज स्केल पे, जी। बिकॉज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज मच है। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, हमें क्यों लेना चाहिए जो स्ट्रीट फूड बिकता है कंट्रीज़ में, लाइक थाईलैंड, बैंकॉक में आपने देखा होगा स्ट्रीट फूड, फिलीपींस, इवन टर्की। उन्होंने स्ट्रीट फूड हाकर्स का, यहाँ जो स्ट्रीट फूड है वो तो ऑलमोस्ट 80% है, उन पे फूड लॉज भी लागू करना बड़ा डिफ़िकल्ट है। तो हमें उनको आइडेंटिफाई करके उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, प्रॉपर इक्विपमेंट देना पड़ेगा, प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन समझानी पड़ेगी, और मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रॉपर छोटी छोटी मशीनें जिससे स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट को बना सकते हैं, स्टैंडर्ड पैकिंग, प्लीजिंग, तभी ये माइक्रो सेक्टर कामयाब हो सकता है। जी। मैं आप तीनों गेस्ट से एक क्विक रिएक्शन लेना चाहूँगा। माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आत्मनिर्भर भारत अभियान में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? डेफिनेटली, बिकॉज जो माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ है इसके एक अहम रोल भी है। जी। अब देखिए, इंडिया में फूड प्रोसेसिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा नहीं है और स्कोप बहुत है। जी। देखिए, हमारा जो डेमोग्राफी है, पॉपुलेशन डेमोग्राफी है, ये है यंग भारत। जी। जो 25 इयर्स एज के से कम है। जी। आप देखेंगे इट्स परसेंटेज इज़ वेरी हाई कंपेरेटिव इन चाइना और एनी यूरोपियन कंट्री, इवन 35 इयर्स से एज। तो इट्स बेसिकली वर्किंग पॉपुलेशन एंड इट्स ए मोबाइल पॉपुलेशन एंड इट्स ए एस्पिरेशनल पॉपुलेशन। सो जब एस्पिरेशनल पॉपुलेशन होता है तो फूड सेगमेंट में भी प्रेफरेंस चेंज होता है। बिल्कुल। तो ये है डोमेस्टिक मार्केट के सिचुएशन। तो ये हमारा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आगे भी जाएगा, जिसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग भी अपना एक रोड मैप भी तैयार किए हैं। नाउ आप ये जो कह रहे हैं कि फॉरेन मैन्युफैक्चरर सब है, ये आ रहे हैं बिकॉज हमारा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री यहाँ पे डेवलप नहीं है। जब हम ये रास्ता खोलेंगे तो हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। आप देखिए, फिलीपींस ये प्रोसेस्ड बनाना, प्रोसेस्ड मैंगो, ये सब भेजते हैं यूएसए में भी, जबकि इंडिया के पास प्रोडक्शन बेस होते हुए भी हम लोग नहीं कर पाए। तो ये खाली डोमेस्टिक मार्केट में कंपटीशन का बात हम नहीं कर रहे हैं। ये जो खोल रहे हैं माइक्रो इंडस्ट्रीज, आप देखिए, आपके कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जाइए, जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, तो उसको एक जोड़ने के लिए असेंबली लाइन में जो पार्ट्स होते हैं वो सब छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स से, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज से, स्मॉल स्केल कॉटेज इन वहाँ तक भी जाते हैं। तो अगर ये भी कल्पना करिए कि जब ये हम प्रोसेसिंग को पूरा जोड़ते हैं इंडिया में, तो ये जो माइक्रो एंटरप्राइज का भी एक रोल है, उस दिशा में हमें चलना चाहिए, जिसमें माइक्रो एंटरप्राइज से मीडियम एंटरप्राइज, मीडियम एंड स्मॉल स्केल एंटरप्राइज से लार्ज स्केल एंटरप्राइज टू फॉरेन एंटरप्राइज। तो फॉरेन एंटरप्राइज बाहर से ना आके फिर यही चेन में आएंगे, ताकि उनके लिए भी टोटल प्रोसेसिंग कॉस्ट भी कम हो जाएगा और उनको री एक्सपोर्ट करने में, इसको एक्सपोर्ट करने में बैक टू देयर कंट्री, टू अदर कंट्रीज अच्छा हो जाएगा। जैसे केचप का बात किए हैं जोशी साहब ने, अब हेंज कंपनी आप देखिए, वो जर्मनी, यूरोप हो, यूएसए हो, ये सब जगह पे जाके मैंने पल्प बना के, ये करके केचप बना के लेके आते हैं, इंडिया में लेके आते हैं। जी। और इंडिया में अभी हम लोग वैरायटी, जो टमाटो का वैरायटी भी अभी इम्प्रूव कर रहे हैं, जो प्रोसेसेबल वैरायटी कर रहे हैं। अगर ये माइक्रो प्रोसेसिंग करके उसको प्रॉपर वैल्यू एडिशन करके हम ये करें, तो हेंज को जो मेन फैक्ट्री लगाएंगे खाली प्रोसेसिंग का, तो उसको रॉ मटेरियल, प्रोसेस्ड रॉ मटेरियल, प्रॉपर क्वालिटी रॉ मटेरियल स्टैंडर्डाइज पैकेज में आके पहुंचेगा, तो उनको भी उसको करके यहाँ से एक्सपोर्ट करने में इजी हो जाएगा। सो ये तो एक टाइप के है। सो दैट इज मेरे को इसमें आगे नज़र आता है कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री एक सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे, एक्सपोर्ट भी बढ़ेंगे, डोमेस्टिक मार्केट भी ग्रो होगा और फूड वेस्टेज भी कम होगा, रूरल एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा
जी। और इसमें बोथ लेडीज़ एंड जेंट्स को भी एक बढ़ावा मिलेगा, रूरल यूथ को पर्टिकुलरली एम्प्लॉयमेंट मिलने का मेरे को बहुत बड़ा उम्मीद दिख रहा है इसमें। जी। Thank you. मैं जोशी साहब से कंक्लूडिंग रिमार्क्स चाहूँगा, क्योंकि आप एडिशनल सेक्रेटरी हैं और इस पूरे योजना को देख भी रहे हैं, और आप इसमें क्या संदेश देना चाहेंगे माइक्रो फूड इंडस्ट्री और एंटरप्राइजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से? 3 चीज़ें इस स्कीम में हमारा उद्देश्य है। एक तो फार्म लेवल पे वेस्टेज कम हो, जितना हम प्रोसेसिंग करेंगे उतनी, अगर आपका 100 प्रोड्यूस हो रहा है और उसमें से 20 वेस्टेज हो रहा है, अगर वो 20 को आप 10 कर लेते हैं तो ये एक प्रॉफिट है। तो एक तो ये एफर्ट है। दूसरा एफर्ट ये है कि गांव में और सेमी रूरल एरिया में बहुत प्रोडक्शन हो रहा है। अगर वो प्रोडक्शन 1000 रुपये का हो रहा है और उस प्रोडक्शन की आप थोड़ी क्वालिटी इंप्रूव करके उसको अगर 1500 में बेच पा रहे हैं, तो ये 500 रुपये का क्लियर प्रॉफिट ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल एरिया में इस स्कीम के माध्यम से हमें मिल सकता है। तीसरा, हमने कोविड टाइम में देखा है कि बड़े शहर से माइग्रेंट लेबर वापस गांव में गया है। अगर उसको हम इस स्कीम के माध्यम से कुछ और एम्प्लॉयमेंट गांव में दिला सकें तो उसको शहर में जाने की ज़रूरत कम पड़ेगी, गांव का भी विकास होगा और यही एक आत्मनिर्भर भारत है। क्या बात, कितना खूबसूरत आपने अंदाज में इस चीज़ को बयां किया, बहुत सिंपल शब्दों में, और मेरे नाजरीन इसको देख के समझ गए होंगे कि आत्मनिर्भर भारत कुछ नहीं है जब तक कि आप खुद आत्मनिर्भर ना हो। और आप सब लोगों का, आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी बेहतरीन जानकारियां आपने हमें दी, आपका तहे दिल से शुक्रिया। पैसा बोलता है कि इस कड़ी में आज बस इतना ही। आप अपनी राय और सजेशंस हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त। आदाब।